नमस्कार। आयुर्वेथी में एक नए वीडियो लेक्चर को लेकर हम लोग फिर से आए हुए हैं और आज का टॉपिक जो है कंटिन्यूएशन लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट के सारे लेक्चर हम कवर कर रहे हैं, तो इसी में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और इस टॉपिक का नाम है आहार। तो आहार हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है, कुछ कहने और बताने की आवश्यकता नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। हम इसको थोड़ा जल्दी कवर करेंगे और आहार को लेकर के समझिए जो भी हम ग्रहण करते हैं वो आहार के अंतर्गत आता है, जो हमारे लिए शरीर के लिए उपयोगी है। तो बहुत सारे डिफिनीशन यहाँ बताए गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है आहार का महत्व क्या है, या आहार की चर्चा आयुर्वेद में कहाँ की गई है। तो आहार की चर्चा आयुर्वेद में त्रय उपस्तंभों में की गई है। त्रिस्थूल में हम बातचीत कब पढ़ रहे थे, त्रिस्तंभ में। उपस्तंभ क्या होता है उसके बाद वाली कैटेगरी है। इन त्रय उपस्तंभों में आता है आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य। यानी पहला आहार है, दूसरा स्वप्न मत मीन्स यहाँ पे निद्रा है। स्वप्न क्या है, निद्रा का पर्याय है। और ब्रह्मचर्य आता है तीसरे नंबर पे। तो इन तीनों में हम देखते हैं कि प्रथम स्थान किसको दिया गया है, त्रय उपस्तंभों में। ये आपका पीजी का क्वेश्चन है, त्रय उपस्तंभ क्या होते हैं, वो क्या कहलाता है आपका आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य है। उसमें भी प्रथम जिसको अधिकार दिया गया है या स्थान दिया गया है वो क्या है, आहार है। ठीक, इसी का इंपॉर्टेंस को बताते हुए देखिए आहार शयन, यहाँ शयन क्या है, निद्रा को बताया गया है। आहार शयन ब्रह्मचर्य युक्ता प्रयोजिते शरीरम धार्यते नित्यम आगार इव धारणे। तो अगर हम लोग आहार, शयन और ब्रह्मचर्य इन तीनों का सही से प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर को उसी प्रकार धारण करता है जैसे आगार या बीम किसी मकान को धारण करके रखता है। तो ये भी क्या है, उपस्तंभ को ही बताने वाला श्लोक है जो कि आचार्य वाग्भट के द्वारा दिया गया है। अब आता है त्रय उपस्तंभ का महत्व। ये जो श्लोक है इसका कंटिन्यूएशन है। क्या कहता है, त्रय उपस्तंभा इति आहार, स्वप्नम, ब्रह्मचर्यमिति एभिस्त्रिभि युक्तम युक्ते उपस्तंभम उपस्तंभे शरीरम बल वर्ण उपचयो उचित अनुवर्तते यावद आयु। कहने का मतलब है आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य का ये तीनों क्या होते हैं, उपस्तंभ की तरह कार्य करते हैं। उपस्तंभ शरीर, बल, वर्ण, उपचय, इन सब को देने वाला क्या है, यह आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। ये आहार का महत्व है। आगे देखते हैं निरुक्ति आहार का। तो हमें ये समझ में आया कि आहार का जो हमारा बैकग्राउंड है, आहार का जो इंट्रोडक्शन आता है उसमें वो उपस्तंभ के अंतर्गत वर्णन किया गया है और उपस्तंभ में भी यह प्रथम में वर्णन किया जाता है, यानी इतना महत्व है। अब हम जो सब्जेक्टिव टॉपिक से हम देखेंगे तो क्या आता है आपका निरुक्ति। निरुक्ति में आता है आहार्यते गलात अधो नियतम इति आहार। आहार्यते गलात अधो नियतम इति आहार, यानी जो गले के नीचे जो भी चला जाता है वो क्या कहलाता है, आहार कहलाता है। जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं मुख के द्वारा वह क्या कहलाता है, आहार कहलाता है। बाकी सेम उसी से मिलता जुलता है। देखिए आयन्ते शरीर धातवा अनेनिति आहार, आयते इति आहार अन्न पानादि सर्व, यानी अन्न जो लेते हैं वो भी आहार है, जो पान करते हैं वो भी आहार है। और एक जगह ओपिनियन आता है आहिते इति आहारो भेषजम अपि, यानी औषध भी गले के नीचे जाता है, इसलिए चक्रपाणी के अनुसार वह भी आपका क्या है, आहार है। तो औषध को भी आहार में किया गया, क्योंकि जो स्थूल डिफिनेशन या फिर बहुत ब्रॉड डिफिनेशन जो क्या कह रहा है, जो भी गले के नीचे जाता है वह आहार है। तो गले के नीचे आप भोजन जो अन्न ग्रहण करते हैं, सॉलिड चीजें वो भी हैं, और पानी भी जाता है, तो अन्न पान भी उसी में आता है, और भेषजम अपी ये औषध भी है। ठीक है, फिर आगे आता है आहार का महत्व। आहार का क्या, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद करना है। त्रय उपस्तंभा इति आहार, स्वप्नो, ब्रह्मचर्यमिति। तो सबसे पहले क्या है, यह त्रि उपस्तंभ में से एक है, ये इसका पहला महत्व है। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है अन्नम वृत्ति करणाम श्रेष्ठम, यानी शरीर को धारण करने में या किस वृत्त को हमको सबसे ज्यादा फॉलो करना चाहिए उसमें हमारा क्या आता है, अन्न आता है। अन्न जो है वृत्ति करने में, यानी कि हमारे शरीर में सबसे आवश्यक या जिसको हमको पालन करना चाहिए उसमें श्रेष्ठ है। क्या है, अन्नम वृत्ति करणाम श्रेष्ठम। फिर तीसरे नंबर पे आता है आहार संभवस्तु रोगस्य आहार संभव हिताहितम विशेषस्य विशेषण सुख दुख हेतु।
यानी आहार से ही रोग उत्पन्न होते हैं, आहार से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं और हितकर अहितकर का प्रयोग करके हम सुख दुख से बच सकते हैं। जहाँ पे सुख जो आरोग्य का लक्षण है और दुख जो है वह रोग का कारण है। तो अगर हम आहार अच्छे से प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हम इससे बच सकते हैं, ठीक, व्याधियों से बच सकते हैं। चौथे नंबर पे आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे आता है आहार शुद्ध सत्व शुद्ध। आहार शुद्ध सत्व शुद्ध, यानी अगर आहार शुद्ध आहार का पालन करते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। मानसिक स्वास्थ्य यानी सत्व गुण की वृद्धि होती है। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को देने वाला क्या है, हमारा आहार ही है। यानी सात्विक आहार भोजन करेंगे तो आपकी मनोवृत्ति कैसी होगी, और अगर आप ऐसा आहार का सेवन कर रहे हैं जो कि आपको तामसिक प्रवृत्ति में पहुंचा रहा है तो उससे मन खराब होता है, मन में तमोगुण की वृद्धि होती है, रजोगुण की वृद्धि होती है। तो छांदोग उपनिषद में क्या कहा गया है, आहार शुद्ध सत्व शुद्ध। इसीलिए जो अपना ऋषि मुनि आचार्य हैं वो शुद्ध आहार पे बल देते हैं, सात्विक आहार पे बल देते हैं। फिर आता है चरक का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना है आपको, ये याद करना है। क्या आता है, प्राणा प्राणभृता अन्नम। प्राणा प्राणभृता अन्नम, अन्न क्या है, सभी प्राणियों का प्राण है। यानी हमारा जो प्राण है या जीवन है वह क्या होता है, अन्न में प्रतिष्ठित है। अन्नम लोको अभिधावति, इसीलिए हम संसार में जो भी जीव जानवर जंतु मनुष्य हैं वो सब क्या करते हैं, आहार की दौड़ में लगे हुए, कहीं से आहार हमको मिल जाए, ठीक। इसीलिए अन्न के तरफ लोक अभिधावत, सारा संसार उसी की तरफ दौड़ रहा है। किसके तरफ, अन्न की तरफ दौड़ रहा है। क्यों, क्योंकि अन्नम प्राणः प्राणिनाम, प्राणियों का प्राण जो है वह अन्न है या अन्न में ही प्रतिष्ठित है। आगे आए, क्या लक्षण मिलता है, वर्ण प्रसाद सौसर्यम जीवितम प्रतिभा सुखम। यानी वर्ण हमारे शरीर में, जैसे चेहरा अपना आपका अच्छा कांतिमय हो उसके लिए भी अच्छा आहार विहार चाहिए, ठीक। वर्ण प्रसादम सौसर्यम, आपका स्वर अच्छा हो, दीन स्वर ना हो, दुर्बल स्वर ना हो, इसके लिए शरीर में ताकत चाहिए। सौसर्यम यानी सुंदर स्वर अगर आपका है तो वह भी अन्न के कारण है। जीवित आप हैं तो अन्न के कारण है, आपके अंदर प्रतिभा है तो भी अन्न के कारण है, और सुखपूर्वक अगर आप रह रहे हैं तो भी अन्न के कारण, ठीक। तुष्टि पुष्टि बलम मेधा, तुष्टि यानी शरीर में संतुष्टि अगर आपके अंदर है, आपके शरीर का उपचय हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो क्या होगा, बल शरीर के अंदर है, आपके अंदर मेधा है आपके अंदर, तो वो भी क्या है, सर्व अन्य प्रतिष्ठितम, क्या है, वह भी अन्न में प्रतिष्ठित है, अन्न में स्थित है, ऐसा मत है। और आगे और इंपॉर्टेंट आता है, लौकिकम कर्मम यद वृत्तो, यानी लौकिक कर्म, लौकिक कर्म जो संसार में आप रहते हैं, आप पढ़ने आते हैं, आप नौकरी पे आते हैं, आप कुछ काम करने जाते हैं, लौकिक कर्म के लिए स्वर्गदश्यपि यच्च वैदिकम, ठीक, वैदिक कार्यों के लिए, स्वर्ग को जाने के लिए आपका परलोक अच्छा, उसके लिए जो वैदिक कर्म होते हैं, पूजा पाठ है, उसमें भी तीर्थाटन करना पड़ता है। सुबह उठेंगे, आप शरीर के अंदर ताकत रहेगी तब तो उठेंगे। अगर आपको तीर्थाटन कहीं जाना है तो उसके लिए जाने आने के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए, बल होना चाहिए शरीर के अंदर, वो सारे कार्यों को करने के लिए। और कर्मा च अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी जो भी कर्म है वह क्या है, तच्च अन्य प्रतिष्ठितम, वो भी क्या है, अन्न में प्रतिष्ठित है। अगर आपके पास अन्न नहीं मिला, भोजन नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप पूजा पाठ कर पाएंगे, क्या आप ड्यूटी पे जा पाएंगे, क्या आप जो है अपवर्ग मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ आदि कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो हैं वह क्या है, अन्न में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए देखिए यहाँ भी सर्व अन्य प्रतिष्ठितम, तच्च अन्य प्रतिष्ठितम, और ऊपर जो है लोको अभिधावती, इन कई टर्म के द्वारा आचार्य ने अन्न का महत्व बतलाया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आज चलते हैं आहार से लाभ। आखिर हम आहार ले रहे हैं तो उससे हमको क्या लाभ होगा। आहार का लाभ देखिए, आहार प्रीडनो सद्य,
आहार लेती है आपको जल्दी से एनर्जी आती है, आपको पीड़न करने वाला है। सद्यो बल देह धारक, यानी पुष्टि करने वाला है, सद्यो बल देने वाला है, देह को धारण करने वाला है, आयु देने वाला है, उत्साह देने वाला है, स्मृति देने वाला है, ओज देने वाला है, अग्नि का विवर्धन करने वाला है। तो ये सारी चीजें क्या है, आहार से लाभ। उत्तम आहार लेंगे तो आपको सारी चीजें प्राप्त होंगी। एक वैद्य जीवनम का श्लोक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि अगर आप पथ्य का सेवन यानी कि उचित आहार ले रहे हैं सॉरी उचित आहार विहार ले रहे हैं तो क्या होगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, गद का मतलब क्या होता है, रोग। पथ्य सती यानी उचित आहार, पथ्य आहार ले रहे हैं। पथ्य सती गद आदर्श की मौषध निवेशण, यानी कि अगर जो है पथ्य का सेवन आप कर रहे हैं तो आपको औषध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। इसमें छुपा हुआ सेंस क्या है, आपको रोग ही नहीं होगा, रोग ही नहीं होगा। जब रोग ही नहीं होगा तो क्या होगा, आपको औषध की क्या आवश्यकता है, किम औषध निषेवड़े, निषेवड़े मतलब सेवन करना, आपको औषध सेवन करने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, पथ्य असति गद आतर से, यानी अपथ्य का सेवन कर रहे हैं, उचित भोजन नहीं कर रहे हैं तो भी किम औषध निषेवड़े, ये व्यंग्यात्मक रूप में लिखा गया है कि अब भी आपको औषध की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप जो है ठीक ही नहीं होंगे, औषध की आवश्यकता नहीं है। ये व्यंग में बोला जा रहा है कि आप भी अब आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप अपथ्य का सेवन कर रहे हैं तो आप तो ठीक ही नहीं होंगे। जब आप ठीक ही नहीं होंगे तो औषध लेके क्या फायदा। तो पहली लाइन ये कहती है कि अगर आप पथ्य का सेवन करते हैं तो एप्रिसिएशन में बोला जाता है कि आपको औषध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दूसरे में व्यंग्यात्मक रूप से वैद्य बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, अगर आप अपथ्य का सेवन करते हैं तो आपको औषध किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप कभी ठीक ही नहीं होंगे, आप अपथ्य का सेवन कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर लैंग्वेज में समझा दिया है 2 लाइन में, यही सूत्र रूप में आहार का, इससे ज़्यादा लाभ आपको कोई बताया नहीं जा सकता। इसको श्लोक को याद कर लीजिएगा। आगे चलें। आगे अब आता है आहार द्रव्य का महत्व हो गया। अब आहार द्रव्य का वर्गीकरण देखेंगे। तो वर्गीकरण जो है सबसे सुंदर वर्गीकरण चरक जी का मिलता है, हम इसी को देख ले रहे हैं। लगभग सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। चरक सूत्र 25/36 में क्या दिया है, आहारत्वम आहारस्य एक विधम, यानी कि आहार का पहला वर्गीकरण क्या है, आहारत्व। आहारत्व क्या होता है, आहारत्व होता है पहले वो ग्रहण करने योग्य हो। जैसे आप मनुष्य हैं तो आपके अंदर मनुष्यत्व तो होना चाहिए ना, मानव है तो मानवता होनी चाहिए। इसी तरह से क्या होता है, अगर कोई आहार है तो उसके अंदर आहारत्व तो होना चाहिए, यानी भोजन करने के योग्य हो। ये नहीं कि जो स्थूल वाला आपको डिफिनीशन आप बताए थे, अधोनीय गलात अधोनीयतम इति आहार, तो कुछ भी कंकड़ पत्थर खा लीजिए और बोलिए ये मैंने आहार ले लिया, ठीक, ये भी आहार की कैटेगरी में सर डाल दीजिए, तो संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि उसके अंदर आहारत्व नहीं, आहार का गुण नहीं, वो प्रीणन नहीं करता, वो आपके अंदर तुष्टि नहीं लाता, बल मण मेधा नहीं देने वाला है, तो वो आहारत्व में थोड़ी आ जाएगा। वो आहार की स्थूल परिभाषा के द्वारा आप उसको फिट करना चाहेंगे तो फिट नहीं होगा, क्योंकि वह खाने योग्य नहीं। दूसरे नंबर पे देखो क्या आता है, एक विधम वीर्यात भेदात स पुनर्वेद। अब क्या है, वीर्य भेद से भी आप कर सकते हैं, वीर्य भेद से कर सकते हैं। जैसे शीत वीर्य, उष्ण वीर्य या अष्टविध वीर्य भी है, तो वो कॉन्सेप्ट अलग हो गया। फिर आता है एक भेद के बाद जो दूसरा आता है, एक भेद के बाद आता है पुनर्द्वियोनि स्थावर जांगम त्वत्। तो इसमें अब आता है आपका दूसरा नंबर, समझिए आचार्य के अनुसार वीर्य वाला तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, वाग्भट ने बता रखा है। अब क्या आता है द्वियोनि, योनि मतलब क्या होता है, उत्पत्ति स्थान से। तो उत्पत्ति स्थान से क्या हो गया, अस्थावर और जांगम। तो अस्थावर मतलब जो पेड़ पौधों से फल प्राप्ति होती है वो, और जांगम मतलब जो पशु पक्षियों के मांस लोग खाते होंगे वो। तो ये हो गया आपका 2 भेद, स्थावर व जांगम से, ठीक, योनि भेद हो गया। फिर आता है द्विविध वीर्य, एक और प्रभाव भेद से आता है 2 तरह से, क्या, हित अहितकम, हितकर आहार अहितकर आहार।
अब स्थावर से जो मिला सब कुछ खाने योग्य जरूरी तो नहीं है, जांगम से जो मिला सब कुछ खाने योग्य जरूरी तो नहीं है, हमारे लिए हितकर हो ये भी तो देखना पड़ेगा। तो दो तरह का हो सकता है, हितकर अहितकर। ठीक, हितकर अहितकर, ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर आया आपका चतुर्विध योगात। चतुर्विध योगात मतलब पान, असन, भक्ष्य और लेह, ये चार प्रकार से भेद हो गया। पान, असन, भक्ष्य और लेह। ठीक, ये चार प्रकार का भेद हो गया। फिर क्या आ गया आपका षड स्वादु। षड स्वादु मतलब, स्वाद मतलब मधुर का पर्याय, तो 6 प्रकार के रस होते हैं, तो ये 6 रस से हो गया। रस क्या हो गया, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय, ये 6 रस हो गए। उसके बाद आया षड विद्वत्वाद, फिर आया विंशति गुणा। 20 भेद भी हो सकते हैं, कौन से, विंशति 20 गुण से। गुरु मंद हिम स्निग्ध सशान मृदु स्थिर, गुड़ा सूक्ष्म विद्या विंशति सविपर्या। तो जो 10 गुण बताए गए आचार्य ने, वाग्भट ने, उन्हीं के जब गुरु लघु शीत उष्ण ऐसा कॉम्बिनेशन करेंगे तो 20 गुणवादी गुण बनते हैं, वो भी 20 प्रकार के भोज्य आहार आपके हो सकते हैं। उसके बाद बोला अपरिसंख्य विकल्प, यानी विकल्प भेद से, यानी कुछ भी इसमें से एक दो मिलाया, स्थावर ले लिया, फिर गुरु ले लिया, स्थावर ले लिया, लघु ले लिया, स्थावर ले लिया, उष्ण वीर्य ले लिया, जांगम ले लिया, तो कई प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो वो क्या होगा, अपरिसंख्य, यानी विकल्प भेद से। विकल्प भेद से क्या होता है, अपरिसंख्य, यानी उसकी गणना नहीं कर सकते। हम लोग जितने प्रकार का भोजन करते हैं भारत में और विश्व दुनिया के अन्य कोनों में उस तरह का भोजन नहीं है, तो उनका भोजन कल्चर अलग है। तो वो भी क्या है, क्या इन सब से अलग हो जाएंगे क्या, स्थावर जांगम से अलग हो सकते हैं क्या, या 6 रस के अलावा कोई और रस का भोजन पका रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। या हितकर हितकर से अलग है क्या, लेकिन क्या है, विकल्प भेद से वो ऐसा भोजन पकाते हैं जो हम लोग नहीं खाते, या हमारे द्वारा जो खाया हुआ भोजन है वो उनको पसंद नहीं होगा। तो कहने मतलब ये तो अपरिसंख्य हो जाए, सबका फूड कल्चर अलग है। तो ये कॉन्सेप्ट ये है आहार का वर्गीकरण। आगे एक और वर्गीकरण आता है, वो देखते हैं आहार वर्ग का। तो ये याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें आता है, नाम याद करना बहुत जरूरी होता है, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। सूक धान्यम, समीधान्यम, मांस, शाक, फलाश्रयम, वर्गान, हरिताम, मध्याम, अम्बु, गोरस, इच्छु, विकारगाम, 10 द्वय च अपरो वर्गीकृतान आहार योगिनम। तो आहार योगिनम मतलब ये उत्पत्ति का क्रम है या कैटेगरी है। कैसा, पहला सूक धान्य, दूसरा समीधान्य, तीसरा मांस वर्ग, चौथा शाक वर्ग, पांचवा फल वर्ग, छठवां हरित वर्ग, सातवां मध्य वर्ग, आठवां जल वर्ग, नौवां गोरस वर्ग, 10वां इच्छु विकार वर्ग, 11वां कृतान्य वर्ग, 12वां क्या है, आहार उपयोगी वर्ग। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम इसको समझ लेंगे। सूख धान्य क्या होते हैं, जो अपना आपके जिसमें सूख होता है, चुभने वाली जो चीजें बनी रहती है, जो मोनोकाट, जो धान्य वर्ग होते हैं, ठीक, जैसे चावल है, गेहूं है, इस तरह का। तो इसमें क्या आता है आपका, सीरियल्स वगैरह आ जाते हैं, साली, रक्तचाली, महासाली, ये सारी चीजें हैं। ये सब धान, गेहूं धान वगैरह जो आप जानते हैं, जौ जई जानते हैं, वो सारा इसमें आ जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सूक होता है। इनके ऊपर एक नुकीला एक ऐसे रेशा जैसा निकला रहता है, सूक बोलते हैं, ठीक, इस तरह के रहते हैं। ठीक, ये हो गया सूक धान्य में। इसके बाद आता है समीधान। समीधान के दालों के पल्सेस का ग्रुप है। पल्सेस का रूप मुदक है, राजमास है, चड़क है, चना वगैरह है, मूंग की दाल वगैरह है, ये सारी चीजें। मांस वर्ग में क्या आता है, फ्लेसेस का वर्ग है, आनुप है, जांगल, इस तरह के जो मांस वर्ग होते हैं वो सारे हो गए। शाक में आप वर्ग में क्या आता है, आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल आते हैं, चांगेरी, बथुआ, पाठा, ठीक है, इस तरह हरी साग सब्जियां जो हैं आपकी शाक है, हरी शाक जो है। फल वर्ग में क्या आता है, द्राक्षा, खजूर, जो भी फल वगैरह होते हैं, फ्रूट है। हरित वर्ग एक आता है, याद रखिएगा, हरित वर्ग में क्या आता है, फ्रेश कॉन्डिमेंट्स वगैरह, जैसे रसोन है, अदरक है, जंबीर है, अजवाइन है, जो हरित मसाले वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें आ जाती है। मध्य वर्ग आता है जिसमें आसव, अरिष्ट, सुरा, आसव, एल्कोहल का ग्रुप है, वो है। जल वर्ग में क्या आता है, क्लास ऑफ वाटर आता है, आकाशीय जल वगैरह, भूमि जल, नदी का जल, ये सारा आदि हो सकता है।
गोरस वर्ग में क्या होता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, तक्र हो गया, ये सारी चीजें हो गई। इच्छु विकार में शुगर केन एंड प्रोडक्ट है, यानी कि चीनी है, गुड़ है, ये सारी चीजें आ गई जो मीठी चीजें। कृतान वर्ग में क्या आता है, जो हम लोग पेया विलेपी वगैरह बनाते हैं जिसमें छौका लगाते हैं, और कृत कृत वो करके कृतान वर्ग हो गए। आहार उपयोगी वर्ग हैं जो एडजुवेंट के रूप में हर भोजन में शामिल होते हैं, जैसे तेल है, लवण है, क्षार वगैरह है, ये सारा चीजें हम लोग एडजुवेंट है एक तरीके से, इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आते हैं, आहार का काल या फिर भोजन का काल, कैसे हम मैक्सिमम चीजें उससे प्राप्त कर सकते हैं, कुछ समय निर्धारित होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या दिया है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो डिस्कशन का भी पॉइंट है, इसको देख लीजिए। एक काल भोजन, एक काल भोजन, इसमें श्लोक क्या दिया हुआ है, रेफरेंस के रूप में है, वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य दिगा क्रम। तो इस श्लोक में क्या आता है, जो दोपहर का मध्य काल होता है, दोपहर में पित्त का काल होता है, और मध्य रात्रि में पित्त का काल होता है। तो एक काल अगर भोजन करना है आपको, तो इससे आप ये समझ सकते हैं, जब पित्त का काल होगा तो डाइजेस्टिव पावर आपका बहुत अच्छा होगा, भोजन बहुत अच्छे से पचेगा। तो हमको क्या करना है, दोपहर के समय में, अगर एक टाइम भोजन करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसको कब भोजन करना चाहिए, दोपहर के समय में, यानी मध्याह्न, मध्याह्न में आप भोजन करिए। और रात्रि में जो मध्य रात्रि होता है, पित्त का काल तो है, पित्त का काल है, लेकिन भोजन का निषेध है। क्यों, क्योंकि इसी समय क्या होता है, तम गुण की अधिकता होती है। दोष के अनुसार ठीक है, लेकिन गुण के अनुसार क्या होता है, तम की अधिकता होती है मध्य रात्रि में। इसलिए मध्य रात्रि का भोजन जो है निषेध है, आल्दो वो पित्त का काल है, लेकिन हम उसको नहीं लेते हैं क्योंकि वहां पे तमोगुण की अधिकता होती है। लेकिन जो दोपहर का होता है, जो लंच का टाइम होता है आपका, मध्याह्न का, वो पित्त का काल होता है। अगर आप एक टाइम भोजन करते हैं तो सबसे अच्छा होता है मध्याह्न में भोजन कर, दोपहर में भोजन कर। द्विकाल भोजन बताया गया है योग रत्नाकर में, देख लीजिए, सायं प्रातः मनुष्याणाम अशनम श्रुति भोजनम, यानी सायंकाल, अब ये नहीं रात्रि काल नहीं लिखा है, यानी कि सूर्योदय से, सूर्योदय के बाद आप भोजन ले रहे हैं तो फिर सूर्यास्त से पहले भोजन ले लें। तो सायंकाल में एक भोजन, और दूसरा भोजन क्या दिया है, प्रातः, यानी प्रातः काल। तो अगर आप 2 टाइम भोजन करना चाहते हैं तो सायंकाल और प्रातः काल भोजन 2 टाइम कर सकते हैं। ठीक, कहीं कहीं रेफरेंसेस आता है 3 टाइम भोजन करने का। तो 3 टाइम भोजन करने का रेफरेंस क्या है, उसका ये होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो ये 2 याम मतलब 6 घंटे, तो आप जो पहले 6 घंटे से पहले भोजन कर लें। यानी पहला भोजन आपने किया, अगर मान लीजिए आप सुबह सुबह भोजन 8 बजे कर लिए, या समझने के लिए हम ऐसे करते हैं, याद हो जाएगा जल्दी, 6 बजे हम भोजन करना है, तो अगला भोजन आपका 12 बजे से पहले होना चाहिए, यानी कि 6 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। तो 3 काल भोजन वाले में इस तरह से करके 3-3 पूरा किया जाता है। तो जब भोजन किए हुए तो प्रथम 3 घंटे कोई भोजन नहीं होगा प्रथम याम में, और दूसरा जो भोजन होगा वो क्या होगा, 6 घंटे से पहले, यानी कि 2 याम पूरा होने से पहले ही आप कर लेंगे। तो ठीक है, ये अन्य जगहों का रेफरेंस है तो इसका कोई मतलब नहीं, हम बेसिकली ये दो याद करके रखेंगे कि द्विकाल भोजन और एक काल का भोजन अगर करना है तो दोपहर वाला बताया गया है, रात्रि वाला नहीं। ठीक है, आगे चलें। एक काल भोजन का लाभ, अगर एक मतलब काल भोजन का लाभ, अगर आप समय से भोजन करते हैं तो क्या होगा। एक काल भोजन तो श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन फिर भी चलिए, एक काल तो कोई नहीं कर पाता है, साधु महात्मा लोग करते हैं। तो हम अगर काल भोजन करते हैं तो क्या होगा, समय पे भोजन लेते हैं तो क्या लाभ है। तो भोजन का लाभ क्या है, हितासी स्यान मितासी स्यात काल भोजी जितेंद्रिय। हितासी मतलब हितकर भोजन करता है, मितासी मतलब नपा तुला भोजन करते हैं, नहीं बहुत अधिक प्रिय आ गया तो बहुत ज्यादा खा लिया। काल भोजी जितेंद्रिय, जो भोजन में इंद्रियों को विजय प्राप्त करके काल समय पे भोजन करता है। पथ्यान रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमान विषम आसन, उनको कोई रोग नहीं होता, लेकिन जो विषम आसन करते हैं ऐसे लोगों में बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं। यानी अगर एक काल भोजन करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। यानी काल भोजन, जो हितासी स्यान मितासी स्यात काल भोजी जितेंद्रिय, ये याद रखिएगा, ये कैरेक्टर है काल भोजन का लाभ। हितकर भोजन करना चाहिए हमको, समय पे भोजन करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, कम मात्रा में भोजन करना, थोड़ा सा कम मात्रा में, ये नहीं कि आप अधिक अति मात्रा में भोजन करें।
काल भोजन आरोग्य कारणम, समय पे भोजन करना चरक क्या बोलते हैं, आरोग्य करने में श्रेष्ठ है, आरोग्य करने देने वाला है समय पे भोजन करना। यानी अगर आपका भोजन का समय है तो उस समय आप भोजन करें। अब भोजन करें तो कितना भोजन करें, आहार मात्रा क्या होगी, आहार मात्रा क्या है, मात्रासी स्यात् आहार मात्रा पुनः अग्नि बल अपेक्षित। आपकी अग्नि कैसी है उस पर निर्भर करता है आपके आहार की मात्रा क्या होगी। अग्नि कैसी होगी, तो मान लीजिए तीक्ष्ण अग्नि है तो आप ज्यादा भोजन भी कर सकते हैं, सम अग्नि है तो ये नहीं कम ज्यादा नहीं कर सकते, आपको सम मात्रा में भोजन करना होगा। मंद अग्नि है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन करना होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो अग्नि बल की अपेक्षा अपने अग्नि बल को पहचान करके या भोजन की मात्रा का निर्धारित करें। अब मात्रा एक और तरीके से समझ सकते हो, मात्रा क्या होगी, अनुपहत्यम प्रकृति यथा कालम जरा गच्छति। बहुत सुंदर श्लोक है अष्टांग का, क्या बोला, अनुपहत्यम प्रकृति यथा कालम जरा गच्छति, यानी आपकी प्रकृति को वो उपहत न करे, यानी कि दोषों की साम्यावस्था है उसमें वो कोई गड़बड़ी न करे, ऐसा भोजन हो। ठीक, यथा कालम जरा गच्छति, समय पर पच जाए। अभी मैं समय बताऊंगा कि भोजन पचने का समय कितना होता है। यथा कालम जरा गच्छति, समय पर पच जाए। गुरुराम अर्ध साहित्यम, गुरु भोजन है तो आधे पेट तक या आधी भूख तक खाइए। लघुनाम नौति तृप्तता, अब ये नहीं कि लघु मिल गया तो बहुत ज्यादा कर लिए, ऐसा नहीं। गुरुराम अर्ध साहित्यम, साहित्य यानी जितना आप सह सकते हैं, जितना आप भूख है आपको उसमें आधा करिए, और लघु को भी अधिक मात्रा में मत लीजिए। अधिक मात्रा में ले लेंगे तो क्या होगा, ये मात्रा से ये भी गुरु हो जाएगा, क्योंकि है तो गुरु है तो लघु, अत्यधिक मात्रा में लेकर के क्या करेगा, प्रकृति का दोषों को रूपित कर देगा। मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम, एक लाइन में लिख दिया है, सुखम यावत जीर्यति, जो सुख पूर्वक पच जाए वही आपकी मात्रा है। भोजन करने के बाद आप परेशान हैं तो कोई फायदा नहीं, वो आहार मात्रा आपकी सम्यक नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आता है सेम कॉन्सेप्ट है, आहार को कितना लेना चाहिए आपको, 1/3 एक कॉन्सेप्ट से है, लेकिन अभी जो श्लोक हम रेफरेंस लिए हैं उसमें क्या दिया था कि आपको आधा भाग ही लेना चाहिए। और गुरु आहार को क्या करना चाहिए, पेट भर मत लीजिए, अति तृप्तता तक मत जाइए, सम्यक मात्रा रखिए। एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम कुच्छी का 4 भाग करके देखते हैं। अनेन कुच्छे अंशो पानेन एकम प्रपूर्येत आश्यम पवनादिनाम, यानी वात पित्त कफ के लिए। चतुर्थम अवशेषित, यानी पेट के 2 भाग को अन्न से, 1 भाग को पानी से, और चौथे भाग को वायु आदि के चलने के लिए आप छोड़ दीजिए। ठीक, ये आहार की योग्य मात्रा होती है। अब आगे आते हैं आहार का क्रम। आखिर आहार का क्रम कैसे होगा, आहार का क्रम हम किसके आधार पे बताते हैं, रसों के आधार पे बताते हैं। रसों के आधार मतलब मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पूर्व मधुरम अश्नियात, पहले मधुर का सेवन करना चाहिए। अब ये देखिए, प्रागेव तु गुरु स्वादि स्निग्धम मध्य मध्य अम्ल लवणम, यानी शुरुआत में क्या करिए, मधुर लीजिए। ठीक, मध्य में आप क्या करेंगे, अम्ल और लवण लेंगे। अगर आपको क्रम याद है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, अंत में क्या लेंगे, कटु तिक्त कषाय। ठीक, प्रागेव तु गुरु स्वादु स्निग्धम च मध्य अम्लम लवणम अंते रुक्षम द्रव इतरम रस युक्तम। आगे देखो, सेम श्लोक का मीनिंग ये भी बताएगा, अश्नियातम तन्मना भूत्वा भूत्वा पूर्वम तु मधुर रसम मध्य अम्ल लवणो पश्चात कटु तिक्त कषायकम। तो शुरुआत में मधुर लेना है, मतलब जो भी आहार द्रव्य में उसमें पहले मीठा खाइए, फिर अम्ल लवण लीजिए, और बाद में सबसे अंत में कटु तिक्त कषाय। अगर आप शुरुआत में मधुर लेते हैं तो जो फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, जब भी आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, आपके अंदर तृप्ति की भावना आती है, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आता है। ठीक, और ग्लूकोज के जो कम, ग्लूकोज स्टेट थ्योरी है ये, जब ग्लूकोज कम होता है तो क्या होता है, आपको भूख लगती है, हंगर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है।
तो अगर आप शुरुआत में मधुर ले लेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और भोजन के दौरान ही आप बहुत अधिक तृप्तता का अनुभव करेंगे और आपकी भूख जो है समाप्त हो जाएगी और भोजन की मात्रा भी क्या रहेगी, सम्यक रहेगी। अगर आप पूर्व में मधुर नहीं लेते हैं और आप जनरली जो प्रैक्टिस में है मधुर बाद में खाएंगे, तो मीठा बाद में खाएंगे तो क्या स्थिति होगी, ग्लूकोज का लेवल डाउन रहेगा और सैटिस्फैक्टरी जो हमारा पॉइंट होता है जो संतुष्टि देता है भोजन से, वो क्या होगा, एक्टिवेट नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, भोजन मात्रा अधिक लेंगे और तब तक लेते रहेंगे जब तक ग्लूकोज का लेवल बढ़ करके ये आपको इंफॉर्मेशन ना मिल पाए कि या मिल जाए कि अब पेट भर गया है, अब जरूरत नहीं। इसलिए हमेशा मधुर पहले लेना चाहिए, इससे भोजन की मात्रा क्या होगी, सम्यक रहेगी आपकी। और अगर आप पहले ही मधुर छोड़ करके अन्य रसों से स्टार्ट करेंगे तो भोजन की मात्रा निश्चित रूप से अधिक होगी, क्योंकि ग्लूकोस्टेट थ्योरी से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में नहीं बढ़ेगा और आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी और मात्रा में अधिक भोजन आप कर लेंगे। क्योंकि भोजन पचने में एक समय लगता है, पचने के बाद एक कैलोरी वैल्यू डेवलप होती है, वो भोजन करने के दौरान आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए पहले थोड़ा सा मधुर लेना चाहिए, बाद में अन्य रसों का सेवन करना चाहिए। 5000 साल पुरानी थ्योरी और इतनी कारगर है और इतना ज़्यादा इसका एविडेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। भोजन पाचन अवधि, जो मैं आपको बता रहा था भोजन पाचन की अवधि क्या होगी, तो अगर यामे चतुर्भी दुभ्याम च भोज्य भैषज्यो समय पाचको अग्नि भुक्तव्यम आद्रक च तीछड़े मंदे पुनश्चिरात। तो क्या बोलते हैं, सॉरी, यामे चतुर्भी दिव्याम च भोज्यम भैषज्यम रसे, यानी चतुर्भी 4 याम में क्या होता है, आपका भोजन पचता है, आहार पचता है। ये पीजी का क्वेश्चन है, बार बार आता है, याद रखिएगा। आहार पाचन काल क्या है, 4 याम है और द्विभी यानी कि 2 याम है। औसत पाचन काल क्या है, 2 याम है। औसत पाचन काल 2 याम है, यानी एक याम में आपका 3 घंटे होता है, तो 12 घंटे में आहार पचता है और 6 घंटे में आपका क्या है, औसत पचता है। इसीलिए हम बोलते हैं द्विकाल भोजन सामान्य जनों को करना चाहिए। तो सुबह भोजन कर लिए, 12 घंटे बाद दूसरा भोजन कर लिए। औसत पचने का समय क्या है, 6 घंटा। कब है, जब अग्नि समाग्नि। तो अगर तीक्ष्ण और मंद है तो तीक्ष्ण होगा तो जल्दी पच जाएगा आपका, और अगर मंद होगा तो देर में पचेगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब आता है कि भोजन को अगर हम लोग अच्छे से जैसे अग्नि बढ़ाना हो, तीक्ष्णाग्नि करनी हो, अग्नि सम्यक पाचन करना हो, तो क्या करना है उसमें, भोजन अग्रे सतापथ्यम लवण आद्रकम भक्षणम अग्नि संदीपनम रुच्यम जीवा कंठ विशोधनम। भाव प्रकार का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस में भी आप यूज कर सकते हैं। क्या होता है, किसी को भूख नहीं लग रही हो, भोजन में अरुचि हो, अन्न विद्वेष हो रहा हो, तो क्या करना है, भोजन से सबसे पहले भोजनाम अग्रे सदा पथ्यम क्या लेना चाहिए, लवण आद्रकम भक्षणम, सेंधो नमक और अदरक, इनको मिला करके आपस में आप छोटा छोटा गोली जैसा बना लीजिए, टैबलेट जैसा, उसमें उसको भून लीजिए या उसमें लगा दीजिए, लगा करके उसको चूसिए। चूसेंगे तो रस उसके अंदर जाएगा, क्या होगा, क्या करेगा, अग्नि संदीपनम, अग्नि को बढ़ाएगा, रुचि उत्पन्न करेगा यानी अरुचि को दूर करेगा, और जीवा कंठ का विशोधन करेगा, जो कफ वगैरह गले में रहता है उसको भी साफ कर देता है। तो ये आपका अग्नि बढ़ाने का तरीका है। बाकी समाग्नि होगा तो 12 घंटे में आपका भोजन पच जाएगा, और औषध अगर लिए हैं तो 6 घंटे में पच जाएगा। बाकी अन्य औषधियाँ भी होती हैं जो तीव्र वगैरह काम करती हैं, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ नहीं है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है और तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कोई विशेष टॉपिक पढ़ना हो तो उसके बारे में बताइए। बाकी हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स पे अपना कंटेंट लेके आ रहे हैं। थैंक यू।